हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक यूपी बोर्ड 2025 का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट को हृदय से नमन है। सभी लोगों का परीक्षा अच्छा हो। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड अर्थशास्त्र में जो बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि आपको पता है 10 अंक का बहुविकल्पी, एक एक अंक का 10 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें रखा है। प्रीवियस आए हुए बोर्ड एग्जाम से उठाए गए ये सभी प्रश्न हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प हमारे सामने है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। इसमें जो विकल्प सी है वो आपका राइट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको एक बार जरूर आप टच कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव रहता है। कैसा रहता है किसी देश का भुगतान संतुलन? आपके सामने है, संतुलित रहता है। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं व सेवाओं की मांग कैसी होती है? वो घट जाती है। आयात में वृद्धि होने पे जो घरेलू वस्तु की सेवाएं हैं वो ऑटोमेटिकली घट जाती हैं। ये 2022 में आया था। अगला है, देश में भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए आवश्यक है। संतुलन भुगतान के घाटे को ठीक करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है? निर्यातों में वृद्धि, बिल्कुल। आयातों में कमी और मुद्रा का अवलोकन, सभी सही है। डी वाला इसमें राइट है। सभी के आंसर हमने प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि कितनी होती है? वार्षिक बजट की अवधि जो है ना 1 अप्रैल 31 मार्च होती है। सी वाला इसमें राइट होगा। ये कई वर्षों में आया हुआ 22, 23, 24 देख रहे हैं ना, लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां देखिए, उस कर का नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक अनुपात में वे कर अदा करते हैं। यानी कि आय की वृद्धि के साथ साथ कर भी उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, वो होता है प्रगतिशील कर। वो उस कर को कहते हैं प्रगतिशील कर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद केंद्रीय सरकार के व्यय की मद नहीं होती? तो इसका जवाब होगा ऋण वसूली। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी एक कर है। अब जीएसटी एक कर है जो वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाई जाती है। बी वाला इसमें विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर माना जाता है? प्रत्यक्ष कर यहाँ पे निगम कर को माना जाता है। सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, आयकर कौन लगाता है? आयकर जो है केंद्र सरकार लगाती है। ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। डी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है तो उसको जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक अधिकार तथा अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं विधिग्राह्य। कोई इनकार नहीं कर सकता, विधिग्राह्य। सी वाला राइट होगा। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर को क्या बोलते हैं? उस विनिमय दर को हम लोग तीर्थी विनिमय दर कहते हैं। तीर्थी विनिमय दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? तो विमुद्रीकरण की नीति 2016 में अपनाई गई थी, नवंबर 2016। और निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख निर्धारक है? बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का निर्धारक देश का केंद्रीय बैंक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारिक बैंक का कार्य क्या होता है? शाखा सृजन करना, शाखाओं का सृजन करना। अगला है, भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? केंद्रीय बैंक जानते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी किसके बराबर होता है? एनडीपी जो है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय मानी जाती है 2023 में आया था। C+L को सही करेंगे। अगला है, एनएनपी क्या होती है? एनएनपी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य ह्रास को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अब देखिए 4 विकल्प हमारे सामने है। व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है मूल्य ह्रास को। द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित किन 2 क्षेत्रों को शामिल करते हैं? किन 2 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है द्विक्षेत्रीय मॉडल में? देखिए, परिवार प्लस फर्म। सी वाला राइट है। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत
मात्राओं के कुल योग का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसने दिया था? प्रोफेसर वेल्डिंग जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रवर्तक हैं J.M. कीन्स हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो ये देखिए 2022 और 23 में भी आया था। राष्ट्रीय आय को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र का विषय राष्ट्रीय आय ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किस विचार पर अध्ययन किया जाता है? किस विचार पर अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय पर अध्ययन किया जाता है। सभी क्वेश्चन को एक बार अवलोकित करके चले। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की मुख्य शाखा के रूप में स्थापित किया गया था J.M. कीन्स के द्वारा। 2024 में आया था ये। फर्म में उत्पादन प्रक्रिया स्थगित करने पर किस प्रकार की लागत भुगतान करना पड़ता है? तो इनमें स्थिर लागत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आगम प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? आगम प्राप्त करने के लिए उस फर्म को लागत बोलते हैं, लागत। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की तीसरी अवस्था में क्या होता है? सीमांत उत्पादन और ऋणात्मक होता है। सीमांत उत्पादन और ऋणात्मक, बी वाला राइट हो जाएगा। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? तो कुल उत्पादन जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल अवधि होती है। उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल अवधि को उत्पादन के परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न अगला देखिए, वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो 5 साधन होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? तो उस श्रम को बोलते हैं सक्रिय साधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया गया है? उत्पादन की स्थिर लागत में जो है फैक्ट्री, भवन और किराए को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में निर्गत यानी कि उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को छाटिए। देखिए यहाँ पे हमारे सामने विकल्प दे रखे हैं। असंगत का मतलब हस्तांतरण और आय, राइट हो जाएगा। अगला है, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है। क्षैतिज होने पे मांग की लोच तमाम हो जाती है, अनंत हो जाती है, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। यदि मांग की कीमत लोच शून्य हो तो मांग रेखा होती है। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। YH के समानांतर हो जाती है। अगला है, पूर्णतः बेलोचेदार मांग की स्थिति में जब कीमत 4% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी। कितने % की कमी आती है? 0। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर हो तो उस स्थिति में कीमत लोच होगी। कैसी हो जाएगी? पूर्णतः लोचदार हो जाएगी। जब मांग वक्र अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की लोच होगी। किस प्रकार की होगी? ये अनंत हो जाएगी। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। किस कंडीशन में? ऋणात्मक होने पे। चाय की कीमत में वृद्धि होने से चीनी की मांग में होगी। चीनी की मांग में क्या होगी? कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या हो जाती है? तो उस समय घट जाती है। मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्राय है? यहाँ पे 4 विकल्प हमारे सामने है। मांग की कीमत लोच का अभिप्राय यही होता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अगला है, मांग का संकुचन होता है कब? मांग का संकुचन कब होता है? जब संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अनधिमान वक्र कहा जाता है। उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया था? हिंग्स ने किया था। अधिनियम वक्र की ढाल कैसी होती है? अधिनियम वक्र की जो ढाल होती है वो मूल बिंदु के प्रति उत्तल होती है। मूल बिंदु के प्रति उत्तल होती है। सॉरी, इसमें 4 विकल्प जो दिया है, अधिमान अनधिमान वक्र की जो ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर, लंबवत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक अनधिमान या तटस्थता वक्र किस प्रकार की होती है? तो 4 विकल्प है। मूल बिंदु के प्रति उत्तल होती जाती है। सो वेरी वेरी थैंक्स।